हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सारे बहुत अच्छे होंगे एंड पढ़ाई मज़ेदार चल रही होगी। तो हमने फ्लूइड स्टार्ट किया था और छोटा लेक्चर था बट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले उस पर डिस्कस करते हैं। मैं सारी चीज़ें बच्चा, सारे थियोरेटिकल चीज़ें मैं एकदम पॉइंट वाइज समझाता हूँ। आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट करके बताओ, कुछ और सजेशन चाहिए मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपन। तो लास्ट क्लास याद हो बच्चों, तो मैंने लास्ट क्लास डिस्कस कर लिया था कि प्रेशर क्या होता है, P = H ρ G, फ्लूइड जो होता है वो कितना प्रेशर लगाता है, ये सारी चीज़ मैं लास्ट क्लास डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप ये पहली बार ये लेक्चर को देख रहे हो तो बेटा लेक्चर 1 पहले प्लीज़ जाके देख लो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो आज क्या पढ़ना है सर? चलो आज बेटा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोंसी या बॉयंट फोर्स की, कि सर क्या होता है ये बायोंसी या बॉयंट फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ बच्चा, ये चीज़ आप सबने फील किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, कि यार अपन कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पानी के अंदर डुबोते हैं, है ना, तो क्या होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पानी के अंदर डुबोते हैं तो हमने देखा है ना कि वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ये लास्ट क्लास मैंने डिस्कस किया था, अपन ऐसे करके डुबोते हैं और वो ऊपर की तरफ आ जाता है। कई बार डूब भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं डूबता है, डूबता भी है कई बार। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, कुछ डूब जाती हैं और कुछ उसके सरफेस पे ही रहता है। देखो 3 कंडीशन मैं कह रहा हूँ, या तो पूरी डूब जाएगी, ठीक है, या फिर हो सकता है आधी डूबी हो आधी बाहर हो, या फिर हो सकता है उसके सरफेस के ऊपर हो, है ना। ये 3 कंडीशन बनता है बच्चा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो डूब रही, अगर मैंने किसी को ऐसे डुबोया है और वो वापस ऊपर आ जा रहा है, इसका मतलब कोई तो चक्कर है, अंदर भगवान जी थोड़ी बैठे हैं जो उसको धक्का लगा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा वहां पे कुछ है। तो कौन है वो, कि मतलब मैं वहां पे कहूं कि वहां पे बेटा कोई बैठा नहीं है, वहां पे जो फ्लूइड है, अभी मैं बात कर रहा हूं लिक्विड की, तो हम लिक्विड लेके चलते हैं। ठीक है, तो जो वहां पे लिक्विड है, जिस लिक्विड में हम ऑब्जेक्ट को डुबो रहे हैं, वो लिक्विड उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स किधर लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स। क्लियर है? तो व्हाट इज बॉयंट फोर्स? तो दैट मींस कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड wholly or partially in a liquid exert upward force on it, that force is known as buoyant force. क्लियर है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोएंगे तो पानी उसके ऊपर फोर्स लगाता है, पानी उसके ऊपर फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स। क्लियर है? अब वो कितना फोर्स लगा, देखो फोर्स लगाता वो तो हमें पता चल गया, अब कितना फोर्स लगा रहा है वो किसने बताया था? तो वो थे आर्किमिडीज। ठीक है, तो जो आर्किमिडीज थे, ये बच्चा साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। अब एकदम ध्यान से जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको एक बार सुन लो, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल खत्म, समझ रहे हो, खत्म, उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा। ओके, सो सर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके दिखाया बच्चा। उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डुबोते हैं, सबमर्ज करते हैं, तो वो क्या करेगा बेटा? आपको पता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोते हैं तो उस जगह के पानी को वो क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। अरे यार, जब पानी के अंदर कोई भी एक बॉल लिया, मैंने उसको अंदर डुबोया, तो वो जहाँ पे जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया, इसका मतलब उसने वहां से वाटर को क्या किया है? डिस्प्लेस किया है। क्या किया बच्चा? डिस्प्लेस। जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट कर लो, एकदम सिंपल सा घर पे। क्या है एक्सपेरिमेंट सर? आप क्या करो कि एक थाली ले लो भाई, जिसमें अपन, समझ रहे हो ना, मांगने वाली बात नहीं कर रहा मैं, है बाबा रे दे 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 दे, उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, एक थाली ले लो जिसमें अपन खाना खाते हैं ना, और एक ग्लास ले लो। ठीक, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अब क्या करो, मतलब थाली लेकर, प्लेट लेकर, उसके ऊपर एक ग्लास रख दो एंड ग्लास में पूरा पानी भर दो, एकदम ऊपर एकदम लबालब, एकदम समझ रहा हूँ, पूरा भरा हुआ। ओके, नेक्स्ट सर, अब उसके अंदर मान लो मेरे हाथ में अगर मार्करी है, या मान लो एक प्लास्टिक की बॉल है, अगर पूरे पानी ऐसे भरा हुआ है और उसमें प्लास्टिक की बॉल को ऐसे डुबोऊंगा तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है बच्चा, जो पानी है, पानी के अंदर जब बॉल जाएगा तो वो बॉल वाटर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। यार मान लो 4 लोग अगर ऐसे खड़े हैं, है ना, और उसमें 4 लोग की ही रहने की जगह है, और मैं ऐसे जबरदस्ती घुसता जाऊंगा, तो क्या होगा? उनमें से एक को तो बाहर निकलना पड़ेगा ना उस जगह से। यानी अगर मैंने जगह ऑक्यूपाई किया है तो मैंने तो किसी की जगह ऑक्यूपाई की ना, जो यहाँ पहले था उसको मैंने वहां से डिस्प्लेस कर दिया, तभी मैं उसकी जगह पर आया हूँ। क्लियर है जो मैं कह रहा हूँ?
पक्का? अब उसी तरह समझो कि जब हमने लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डुबोया है ना, लेकिन अभी मैं ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं, तो मैंने नीचे रख दी थी प्लेट, ठीक है, वो थोड़ी उठी वाली थी जिससे पानी ना गिरे, और उसके ऊपर रख दिया ग्लास के अंदर एक बॉल लिया, बॉल को ऐसे करके डुबो दिया। तो हमने देखा कि मैंने जैसे ही उसको मैं डुबोऊंगा वैसे ही पानी बेटा ग्लास तो पूरा भरा हुआ था, तो पानी को तो नीचे गिरना ही है। समझ में आया? तो कितना पानी नीचे गिरेगा? तो सर जितना वो बॉल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा, उतना पानी नीचे गिर जाएगा। समझ में आया? अब जो पानी प्लेट के अंदर था, ध्यान से सुनना, जो पानी प्लेट के अंदर कलेक्ट हुआ है उस पानी का वेट निकाल लिया हम लोगों ने। उस पानी का हमने नहीं, आर्किमिडीज ने किया था, कसम साई शपथ भाई, आर्किमिडीज ने किया था, मैंने नहीं किया था, ठीक है। तो जो पानी कलेक्ट हुआ था उस पानी का जो वेट था उसको मैंने तराजू पे ऐसे करके देख लिया, मान लो 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, जितना भी उस वाटर का वेट आया। कौन सा वाटर का? डिस्प्लेस वाटर का जो वेट था। समझ में है किसका वेट मैं कह रहा हूं? डिस्प्लेस वाटर का वेट। तो जितना वेट क्या होता है बच्चा? फोर्स ही तो होता है। वेट क्या होता है? फोर्स। तो मैंने कहा जितना डिस्प्लेस वाटर का वेट था उतना ही फोर्स जो लिक्विड है ना अंदर में, ग्लास के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, वो लिक्विड उतना ही फोर्स उस बॉल के ऊपर लगाता है। दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आर्किमिडीज खत्म, इसके बाद थोड़ी कुछ है। क्या है? चलो मैं इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके अच्छे से बताता हूँ। बेटा बायोंट फोर्स को समझ में आ गया ना, कि जब किसी चीज को डुबोगे तो पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, इसी फोर्स को अपन बायोंसी कहते हैं। इस फिनोमेनन को बायोंसी कहते हैं, और इस फोर्स को बायोंट फोर्स कहा जाता है। क्लियर है? ओके, आगे आ जाओ। मैंने क्या कहा आपसे कि बच्चा हमने एक बीकर ले लिया और इसके अंदर एक ग्लास ले लिया, समझ रहे हो, और इस ग्लास में एकदम लबालब एकदम पानी भर दिया, ठीक है, और ये मेरा बीकर था कुछ ऐसा। अब इसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही एक बॉल था मेरे पास, इस बॉल को जैसे ही मैंने इसके अंदर डुबोया तो बच्चे ये बॉल अंदर में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। समझ गए? अब ये स्पेस जब ऑक्यूपाई करेगा तो ये पानी बच्चा नीचे गिर के ऐसे गिर जाएगा। समझ में आता है? और ये जो वाटर यहाँ पे गिरा है, इसको अपन कौन सा वाटर कह रहे हैं? दिस इज नोन एज डिस्प्लेस्ड लिक्विड। कौन सा लिक्विड बच्चा? दिस इज नोन एज डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्लियर है? तो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा, एंड वेट क्या है बच्चा? तो सर वेट फोर्स ही तो होता है। याद है m/g कर लेते हैं अपन लोग, वेट निकालने, अगर मास पता है वेट निकालना है m/g कर लो, और वेट क्या? तो फोर्स ही तो होता है। जैसे मैं भी इस धरती पे बोझ हूं ना, तू क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब मैं कैसे बोझ हो सकता हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। आगे देखो, तो अपन वेट ऐसे करके फील कर रहा होता है नीचे की तरफ, है कि नहीं यार? कोई भी भारी सी चीज है अपन उठाते हैं तो फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ वेट है ना उसका लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हम उसको अपवर्ड की तरफ खींचते तो, और उसको उठाने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ता है? जितना उस बॉडी का वेट होता है उतना ही मुझे फोर्स लगाना पड़ता है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं। समझ गए? ओके, आगे आ जाओ। तो सर वेट तो समझ में आ गया कि क्या है सर इसका कॉन्सेप्ट। तो ये रहा वेट, ये रहा फोर्स, ठीक। तो जितना इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का क्या था बच्चा? वेट था। सपोज करो इसका वेट अगर आ गया 4 न्यूटन, है ना, मान लो इस लिक्विड का जो वेट आया दैट इज 4 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पानी अंदर में है ना बचा हुआ, ये पानी इस बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? तो ये फोर्स भी कितना लगाएगा बच्चा? तो 4 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। तो जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा वो ऑब्जेक्ट, अब देखो बड़ा दुश्मनी निकाल रही है। तो इसने कहा पानी निकाल, अच्छा बेटा तुमने मेरे पानियों को यहाँ से निकाल दिया, जगह घेर लिया, तो तुम जितना पानी को गिराओगे और उस पानी का जितना वेट होगा हम उसका चुन के बदला लेंगे। कैसे? अगर तुमने 10 न्यूटन पानी गिरा दिया, मतलब पानी जो भी गिराया और उसका वेट अगर 10 न्यूटन लग रहा है, तो बचे हुए लिक्विड अब बदला लेंगे और इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर है? अब हमें टेंशन एकदम नहीं है, हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। अब बोलोगे सर करके दिखाइए। चलो अब इसका प्रूफ करते हैं। इसको नोट कर लोगे? चलो इसको जरा नोट कर लो, मैं इसका प्रूफ आपको दिखाता हूँ। समझ में आया ना यार? बहुत मजा आएगा बच्चा। एक्चुअली
जब लाइव पढ़ोगे मेरे से तो और मजा आएगा। अब अभी क्या है कि मैं बोली जा रहा हूँ, पता नहीं तुम सबको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता देना। और प्रैक्टिस करना है इनके से क्वेश्चन के तो मुझे डीएम करो। बाकी एक बार मैं 9-10 की फिजिक्स खत्म कर लूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर मौका मिला तो मैथमेटिक्स भी आप लोग की करा दूंगा। बाकी केमिस्ट्री के लेक्चर्स आ रहे हैं, आने वाले टाइम में मोस्ट प्रॉब्ली फ्रीक्वेंसीज और बढ़ जाएगी, है ना। तो इंस्टा पे डीएम करो, व्हाट्सएप पे मेरे से कनेक्ट हो जाओ और मेरे से आप पूरी मतलब प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी कैसे तैयारी करनी है वो मेरे से सीख सकते हो। क्लियर है? ओके, तो देखो अपन इसका प्रूफ करते हैं। तो बायोट फोर्स क्या होता है? तो सर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोगे आप तो नीचे से एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स कौन लगाता है? तो वो फोर्स लगाता है लिक्विड, और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं बायोट फोर्स। क्लियर है? ओके, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज बायोंसी। दैट्स ऑल। क्लियर है? और कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग किसकी हेल्प से निकालते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। प्रूफ किया जाए, चलो। तो सर इसका प्रूफ बताइए, कैसे हम लोग इसका प्रूफ कर सकते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो एकदम मोहब्बत से करते, शिद्दत से करते बच्चों, आएगा मतलब आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, टेंशन एकदम लेना है, सिलेक्शन होगा मतलब होगा। ठीक, चलो। तो मैंने कहा और आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो सोशल के भी लेक्चर डलेंगे। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और बच्चे रिस्पॉन्स दें तो मजा आता है फिर पढ़ाने में, समझ रहे हो ना। ऐसे थोड़ा ख्याल रखना है, ऐसे कैसे चलेगा। देखो अब तुम्हें फीस थोड़ी बढ़नी है, बस आगे बस फैला दो वीडियो को। चलो देखो, तो जैसे मान लो बच्चे एक बीकर है ना, और इसके अंदर ऐसे करके लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, चलो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने क्या किया, अब ध्यान से समझना बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे सर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसमें तो अपन लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, तो बच्चा फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? तो बोलोगे सर फोर्स इज इक्वल टू होगा प्रेशर इनटू एरिया। इसमें बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, तो वी कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। एंड किसी भी कोई लिक्विड जो होता है बच्चा, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है तो हमें याद है सर, आप h हाइट तक जाओगे तो h रो g, ये बात तो पता है। मान लो इस लिक्विड की जो डेंसिटी है दैट इज रो, ये हमें दी हुई है। अब एक बात बताओ बेटा, एकदम मस्त वाली बात है। जैसे मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को अंदर डुबो दिया, ऐसा कुछ समझ लो, ऐसा करके मैंने डुबो दिया है। ठीक, अब आप मेरे से पूछो कि सर यहाँ इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा? तो हमेशा यार मैंने बताया था ना, लिक्विड के अंदर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को डालोगे तो उस ऑब्जेक्ट में हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है? परपेंडिकुलर फोर्स। किसके परपेंडिकुलर होता है? तो जो भी हमने ऑब्जेक्ट डाला है उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलरली फोर्स लगाता है कौन? तो लिक्विड लगाता है। क्लियर है? अच्छा सर अब बताओ क्या मतलब, मैं बताऊं बेटा यहाँ पे सरफेस कौन सा है? तो बोलोगे सर ये अपर वाला, ये लोअर वाला और ये साइड वाला। तो सर फोर्स कहाँ लग रहा है? तो मैंने कहा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो आप बोलोगे सर एक फोर्स तो नीचे से लग रहा होगा, है कि नहीं? ऐसे करके नीचे ऊपर की तरफ। अच्छा सर ये लिक्विड बेटा की कौन से वाले लिक्विड है? जो इस सरफेस के नीचे है, इस वाले सरफेस के नीचे जो लिक्विड है वो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे। समझ गए? अब बताओ यहाँ पे भी तो लिक्विड है ना। देखो इस मतलब ये जो कंटेनर हमने जो भी डब्बा डाला है, इस डब्बा का अपर सरफेस को देखो तो इसके अपर सरफेस पे भी तो लिक्विड है। अब ये लिक्विड इस पे जो फोर्स लगाया बच्चा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया है कि नहीं लगाया? समझ गए? डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाया। चलो मैंने कहा मान लो ये फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2। बात समझ में आई? ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2। अब आप बोलोगे सर ये फोर्स कहां से गया? तो F1 तो समझ में आता है कि आपने बताया था कि हम लोग जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो मैंने कहा बेटा वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन लगा रहा है? तो जो उस सरफेस के नीचे वो वाला लिक्विड लगा रहा है ना बच्चा। जो उस ये जो सरफेस हमने ऐसे मान लो इस मार्कर को डुबो दिया मैंने, है ना, तो इसको डुबोया तो यहाँ पे जो लिक्विड अवेलेबल है वही तो इस पे अपवर्ड की तरफ फोर्स लगा रहा है। समझ गए? तो मैंने कहा चलो F1 फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, अच्छा सर अब इसका जो अपवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड वाले के लिए था, अपवर्ड वाले में देखो तो ऊपर वाले पोर्शन बच्चा भी लिक्विड कहाँ है? इसके ऊपर है ना। तो जब ऊपर में तो अभी किधर फोर्स लगेगा? जो ऊपर की तरफ है वो इस वाले सरफेस पे से नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। समझ गए?
और ये साइड वाले सर, साइड वाले, मैंने कहा बच्चा ये भी लगाएगा, ये मान लो F3 फोर्स लगाएगा, और इधर में जो लिक्विड है वो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर F4 फोर्स लगाएगा, F4 फोर्स। चलो ठीक है, तो इधर से लगने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बेटा ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो F3 बराबर F4, तो नेट फोर्स बच्चा कितना आ जाएगा अपने पास, 0। यहाँ 0 मत करो, नेट फोर्स अगर F0 में अगर इस ऐसे देखो, हॉरिजॉन्टल देखो, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, देखो F3, मान लो इधर वाले को अगर मैंने पॉजिटिव लिया है तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इधर वाला अगर पॉजिटिव तो हम इधर वाले के लिए क्या लेंगे, माइनस F4, और दोनों मैग्नीट्यूड में बच्चा अगर बराबर है तो नेट फोर्स 0 आएगा। मतलब हम, और हमें ये प्रैक्टिकल भी फील होता है, अपन किसी चीज को ऐसे डुबोते पानी के अंदर तो वो साइड साइड ऐसे ऐसे थोड़ी जाता है, वो तो ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, अच्छा सर ये बात भी समझ में आ गई, आगे बताओ, आगे बताओ। अब मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा बच्चा ये मान लो हमने लिक्विड को यहाँ तक भरा था, तो ये वाला सरफेस बच्चा कितना नीचे है, तो मान लो अगर मैंने इसको बोल दिया ये H2 नीचे है, और ये वाला जो सरफेस है मान लो ये H1 नीचे, H1, ठीक है, ऊपर वाले सरफेस से H1 हाइट पे है और ये वाला H2 हाइट पे है। ठीक, अच्छा सर, और मान लो ये जो हमने कंटेनर रखा है, इस कंटेनर का जो हाइट है, इस कंटेनर का जो हाइट है, लेट अस टेक दिस वन इज h हाइट, ये h हाइट का है। ठीक, अच्छा सर ये बात तो समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि F1 फोर्स कितना होगा, तो सर फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया, और ये जो एरिया, ये वाला एरिया मान लो ए लिया मैंने, इसको भी नीचे वाले को सिमेट्रिक लिया, दोनों तरफ A एंड A ही है। ठीक, अच्छा सर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा F1 कितना होगा, तो F1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा F1 फोर्स, तो यहाँ वाले प्रेशर को मैं P1 बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर वाले प्रेशर को अपन क्या बोल सकते हैं, P2, एंड प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड सरफेस से जितने हाइट पर है। तो अब एक बात बताओ, F1 के लिए अगर हम ले तो प्रेशर का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है सर H rho G, ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले से। तो हाइट बच्चा देखो, लिक्विड सरफेस कितने हाइट जा रहे हो आप, तो सर H1 हाइट पे जा रहे हैं, समझ गए, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, तो सर रो, और ये हो गया G, और एरिया अपन लोगों ने A ले लिया, समझ गए, कोई बड़ी चीज नहीं थी। ठीक, अच्छा सर, उसी तरह बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ F2 फोर्स कितना होगा, तो आप बोलोगे सर हाइट है, ये देखो बच्चा हाइट कितनी है, H2, डेंसिटी तो वही है, G भी वही है, A ये हो गया, समझ गए। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ नेट फोर्स कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ नेट फोर्स कितना होगा, तो मैं नेट फोर्स कैसे लिख सकता हूं बच्चा, F1 माइनस F2। ठीक, अब जो बोलोगे सर आपने माइनस क्यों लगा, मैंने कहा मैं ऐड ही कर रहा हूं, नेट फोर्स के लिए ऐड ही करते हैं, बट एक को अगर मैंने पॉजिटिव माना है, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देखो मैं बार बार रिपीट करते रहता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो ऊपर अगर F1 तो नीचे F2, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो ये वाला पॉजिटिव में, तो ये वाला नेगेटिव में, तो प्लस माइनस F2, समझ गए। अब बताओ मुझे F1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर H1 रो इंटू G इंटू A माइनस H2 रो इंटू G इंटू A, समझ गए। अब एक बात बताओ, अगर मैं बच्चा यहाँ से रो G A को कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, H2 माइनस H1, है कि नहीं, क्या जाएगा, H2 माइनस H1 दिख रहा है। अब आप बात बताओ मुझे, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया कुछ, सॉरी, H1 माइनस H2, सॉरी यहाँ H1 था ना, चलो पकड़ लिया सर, फिर गलती हो जाता है, लास्ट में आपको कमेंट करके बताना पड़ता है, देख लिया अगर है। अच्छा, तो H1 माइनस H2, अब बताओ बेटा इस H1 में से अगर अपन H2 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखो तो नेट फोर्स, मेरे पास जो नेट फोर्स आ रहा है वो आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो रो G इंटू A इंटू ये क्या आ जाएगा बच्चा बताओ, H, समझ गए। और एरिया इंटू अगर अपन हाइट कर दें, एरिया इंटू अगर हाइट कर देंगे, एरिया इंटू हाइट, तो ये बच्चा वॉल्यूम किसका निकलेगा, तो जो सब्सटेंस को हमने डुबोया है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये देखो क्या आ गया, देखो वॉल्यूम किसका बच्चा, सॉलिड का, इंटू रो इंटू जी, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें फोर्स कितना मिला बताओ, हमें फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको हमने लिक्विड के अंदर डुबोया है उस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो
कितना फोर्स लग रहा है, वॉल्यूम किसका बच्चा, जो हमने यहाँ पे डिस्प्लेस किया, मतलब जो ये देखो किसका वॉल्यूम आया है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने पानी के अंदर डाला उसका वॉल्यूम इनटू ये क्या हो गया, डेंसिटी किसका, लिक्विड का डेंसिटी है बच्चा, ध्यान रखना डेंसिटी किसका है, ये लिक्विड का है, और ये किसका है आपका जी, और ये जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। अब आप एक बात बताओ, ये वॉल्यूम आया है सॉलिड का, और कितना वाटर ये डिस्प्लेस करेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, जो ऑब्जेक्ट को हमने डुबोया है जितना उसका वॉल्यूम होगा, मतलब इधर ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड किसके बराबर होगा बच्चा, बताओ, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या बच्चा, बताओ, सॉलिड, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यू कैन सी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोगों ने इसके अंदर डुबाया, दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना, ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना बच्चा जितना पानी बाहर गिर गया होगा, समझ गए। तो अब एक बात बताओ, अगर ये यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखूं मैं यहाँ पे, या फिर मैं इधर लिख रहा हूँ ना, जगह है मेरे पास, इधर देखो, तो एफ नेट इज इक्वल टू, नेट फोर्स में लग रहा है, मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड भी तो लिख सकता हूँ ना, समझ में आया, मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी, डेंसिटी हो गया ना, डेंसिटी किसकी है बच्चा, लिक्विड की डेंसिटी, और ये क्या हो गया इनटू जी। अब एक बात बताओ मुझे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है, ये वॉल्यूम किसका है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, ये रो डेंसिटी, एंड जी आपको दिख नहीं रहा है, तो चलो मैं इसको थोड़ा यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, समझ जाओगे, इनटू रो इनटू जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बच्चा क्या बन जाएगा, मास किसका मास बच्चा, तो मास हो जाएगा सर डिस्प्लेस्ड लिक्विड का इनटू जी, और मास इनटू जी बच्चा क्या होता है, यही तो वेट होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, समझ गए। तो प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, क्या निकला हमारे यहाँ पे, वेट ऑफ डिस्प्लेस, देखो आपको दिख नहीं रहा, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये देखो, हाँ लाइक थोड़ा सा कन्फिग्रेशन गड़बड़ हो रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे लोगों के पास क्या गया, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो हमें पता चल गया ना कि अपन किसी ऑब्जेक्ट को जब पानी के अंदर डुबोते हैं तो वो पानी उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाता है, तो जितना उसने वाटर को डिस्प्लेस किया होगा, उस वाटर का जितना वेट होगा उतना ही फोर्स लिक्विड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा। यही किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। मैं इस कैमरा को थोड़ा सेट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए नोट करना। चलो नोट कर लो बच्चों, ठीक है। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, बस इतना समझ डाला तो लाइफ जीत गया, इसके बाद बचा क्या, यही तो होता है। अब चलो इसमें न्यूमेरिकल्स में आपको थोड़ा करा दो, मैं बेटा लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स नहीं डालता, मैं चाहता हूं तो थोड़ा सा रिस्पांस दूं तो मैं न्यूमेरिकल्स ऑल सॉल्व कराऊं। बाकी मेरा प्लान है कि एक बार मैं थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर लूं, तो इसके बाद मैं लास्ट ईयर एनटीएससी के आए हुए जो भी आपके 8-10 साल के क्वेश्चन, पहले तो मतलब आज से 10 साल पहले तो सिलेबस थोड़ा अलग रहता था, बट साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब का सेम ही था, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया हुआ। हाँ 2010 से 9 से पहले अलग था, हमारे टाइम पे क्लास 8 में ही होता था, ठीक है, अब 10th में कर दिया है। ओके तो सर अब आगे देखते हैं, यहाँ तक तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, ठीक। अब चलो इसमें अपन लोग थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो डिफरेंट कंडीशंस करते हैं, आप खुद समझ जाओ कि सर कैसे सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चंस इसके ऊपर आकर इस पे बन सकते हैं, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, नाउ फाइन। ओके तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो बच्चा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कितना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस वाटर का जो वेट होगा वही वेट किसके बराबर होगा, डिस्प्लेस जितना, सॉरी वही वेट किसके बराबर होगा, जितना फोर्स वो लिक्विड लगाएगा उस ऑब्जेक्ट पे। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो मेरे पास कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई एक लिक्विड है, और मैंने कहा कि मान लो डेंसिटी है किसकी, लिक्विड की, ये आपको मान लो दी हुई 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर
क्यूब, ऐसा आपको दे दिया। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू बच्चा होता है मास बाय वॉल्यूम, वही मैंने कर दिया। अच्छा, तो सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड दी हुई है। अच्छा, मैंने कहा कि मान लो मैं एक स्फीयर को इसके अंदर डुबो रहा हूं जिसका रेडियस आपको 7 दिया हुआ है। एक स्फीयर लिया मैंने जिसका रेडियस मुझे 7 मीटर, मान लो 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक, बोलो सर 7 मीटर तो बहुत बड़ा होता है। अबे चलो मान लो ये भी बहुत बड़ा सा है, अब उतना बड़ा बना नहीं सकता मैं, उतना बड़ा मेरा बोर्ड नहीं है 7 मीटर का। चलो आगे, तो 7 मीटर का मैंने एक स्फीयर ले लिया। अब मैं बोलूंगा कि जब मैंने इसको मैंने कहा इसको कि हम इसको कंप्लीटली इमर्स कर दे रहे हैं, कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। ठीक है, हम इसको स्फीयर को कंप्लीटली मतलब इसके अंदर पूरा डुबो दे रहे हैं। तो बताइए हाउ मच, क्वेश्चन आपसे पूछा हाउ मच, फर्स्ट लिख रहा था मैं, हाउ मच फोर्स experienced by a sphere। ठीक है बच्चा, कि मैंने इसको लेके पूरा अंदर डुबो दिया ऐसे। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा हो, कितना वाइड फोर्स लग रहा है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके ऊपर लगने वाला ये जो फोर्स होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्फीयर, ये बच्चा किसके बराबर होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब बेटा लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मतलब जो वेट होगा वो कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं? तो मुझे क्या पता चल जाए, मुझे अगर ये पता चल जाए मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है ना, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड अगर मुझे पता चल गया, यानी मास इनटू मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? जी से। तो m इंटू जी क्या बन जाएगा? वेट। और यही वेट किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ स्फीयर। तो अब मेरी सारी कहानी किसके आसपास घूम रही है? अगर आप ध्यान दो तो अब सारी चीजें अटक गई किसके? मास पे। किसका मास? तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। तो अब कैसे निकालेंगे डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास? ठीक, तो बच्चा देखो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू अपन लोग क्या लिखते हैं? तो सर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू बच्चा क्या जगह बोलो? तो सर डेंसिटी को अपन लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से, रो इनटू वॉल्यूम। समझ गए? डेंसिटी तो फिक्स है, डेंसिटी तो अपन लोग को दिया हुआ है, लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है। अब मुझे वॉल्यूम पता चल जाए किसका? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो आपने बच्चा किसको डुबोया है? स्फीयर को। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो सर 4/3 पाई r क्यूब। तो कैलकुलेट कर लो, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो बच्चा मुझे यहां से क्या मिल जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो यहां से मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। समझ गए? पक्का? तो जो इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम तो ये डिस्प्लेस करेगा। इस वैल्यू को उठा के अपन यहाँ v की जगह रख देंगे, रो हमें दिया हुआ है तो हमारे पास मास आ जाएगा। और एक बार अगर मास आ गया तो इनटू जी से कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कितना फोर्स इस पे लग रहा है। आई बात समझ में? मजा आ गया? आसान था? अरे मैंने कहा ना बच्चा बहुत आसान है। अब देखो इसमें मैं चाहूँ आराम से आप कई क्वेश्चन बना सकता हूँ, समझ रहे हो? मैं चाहूँ तो आराम से आप बहुत क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है? बट यही बेसिक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपके लिए मतलब क्या ही बताऊँ मैं, फ्लूइड में कुछ रह ही नहीं गया। बस यही छोटी सी चीज़ें जो बच्चों को समझ में नहीं आती, न्यूमेरिकल से डरते हैं। अब इसी में क्या कर सकता है वो? बोलेगा मैं एक क्यूब को डुबो रहा हूँ, समझ रहे हो? क्या बोलेगा? एक क्यूब को डुबो रहा हूँ, तो बताओ उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो क्यूब के लिए फिर से इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चा? तो ए का क्यूब। तो ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? तो ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा बेटा? डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जितना ये वाटर डिस्प्लेस करेगा, कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा। इसी तरह आपको मान लो क्यूबॉइड दे दिया, समझ लो अलग अलग चीजें आपको दे सकता है, ठीक? और आपको अलग अलग चीजें दे के और आपसे कैलकुलेट करवाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? तो सर L इंटू बी इंटू एच। समझ गए? तो आपको इस तरीके से वो क्वेश्चन दे सकता है। अब इसको ना डुबो के मतलब जो मर्जी डुबो दे, हमें इतना बस दिमाग में रहना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। और एक बार अपन लोग को अगर वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पानी का दिया हुआ है, तो अपन मास निकाल लेंगे। और अपन लोग को अगर मास पता है, मतलब किसका मास, मतलब मास अगर हमें पता चल गया है, तो हम
जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट निकल जाएगा, और यही वेट किसके बराबर हो जाएगा, जितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड लगा रहा होगा। मजा आया, आसान था। अब नेक्स्ट आता है कि सर अपेरेंट वेट। चलो इसको समझते हैं, आप इसको नोट कर लेना बच्चा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो डुबो सकता है। कई बार आपसे बोलेगा कि इसका आधा पार्शियली डूबा हुआ है, तो उससे नहीं फर्क पड़ता, हाफ होगा तो हाफ वॉल्यूम ले लेंगे। बोलेगा 1/3 को डुबोया है तो वॉल्यूम का 1/3 ले लेंगे। बोलेगा 1/4 केवल डूबा है तो 1/4 ले लेंगे। तो जितना देगा, बस एक चीज, एक वर्ड, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड अपन अगर दिमाग में रखेंगे तो अपना काम बन जाएगा। वो क्या, कि जो वॉल्यूम होगा किसका, ऑब्जेक्ट का, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये वर्ड अगर समझ में आएगा तो खत्म, ठीक है। चल नेक्स्ट क्या है सर, अपेरेंट वेट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अपेरेंट वेट। सर ये क्या होता है, ये कौन सी मतलब खेत की मूली है ना भाई, मूली उल्ली नहीं है ये, समझो, थोड़ा फील ले लेते हैं यार। एक बात बताओ, मैं एक भारी से डब्बे को उठाने की कोशिश कर रहा था, ठीक, उठा नहीं पा रहा था, बड़ा भारी लग रहा था। सर अब क्या करें, मान लो मैं आ गया या तुम आ गए, मेरी थोड़ी हेल्प करिए। सर बेचारे बूढ़े हो गए हैं, बूढ़ा तो नहीं लग रहा, चलो ठीक है, सर बेचारे से उठ नहीं रहा, चलो थोड़ा हाथ लगा देते हैं, है ना। मैं एक डब्बे को उठा रहा था, मुझे वेट लग रहा था उसका ज़्यादा, तो नीचे से तुमने भी थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, तो मुझे कैसा फील होगा, हल्का फील होगा कि नहीं होगा। अब उतना वजन उसका नहीं लगेगा ना। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे अगर मान लो किसी चीज़ का वेट था 100 न्यूटन वेट था, अगर उसका, बेटा वेट की यूनिट न्यूटन होती है, ध्यान रखना, मास की किलोग्राम, वेट और मास बोथ आर डिफरेंट थिंग। मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन एंड वेट इज अ फोर्स, ठीक है, तो कंफ्यूज इसमें मत होइएगा। तो अगर मैं मान लो कोई चीज़ अगर 10 न्यूटन का था, तो मैं उसमें 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, मुझे ही लगाना पड़ रहा है। तुम मेरे हेल्प, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरी हेल्प कर रहे हैं आगे, तुमने नीचे से 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो मुझे तो बहुत हल्का लगेगा, मुझे 2 न्यूटन ही फोर्स अब लगाना पड़ेगा। अगर तुमने पूरा का पूरा 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो मुझे तो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, मुझे तो कैसा वेट उसका फील होगा, वेटलेस मुझे फील होगा, उसका वेट मुझे कम लगेगा। अभी सेकेंड कंडीशन में तो वेटलेस, लेकिन अगर तुमने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अब मुझे कितना फील होगा, 7 न्यूटन ही तो मुझे लगाना पड़ा, 3 तो तुमने लगा दिया ना। अच्छे बच्चे, समझ में आया। तो ऐसे करते हैं, तो जो अपन फील हुआ ना कि यार वेट अब कम फील हो रहा है, दैट इज नोन एज अपेरेंट वेट, ठीक। अब एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है, सर क्या पता है, क्या पता है, जब अपन लोग पानी के अंदर किसी चीज को डुबोते हैं, तो पानी, तुम्हारा काम अब कौन कर देगा, पानी कर देगा। जब तक वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रहेगा और अपन उसको ऐसे करके खींच रहोगे, तो हमें उसका वेट कम फील होगा, दैट वेट इज नोन एज अपेरेंट वेट, ठीक है। तो सर अपेरेंट वेट कैसे निकालते हैं, अपेरेंट वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, तो सिंपल है बच्चा, क्या, उस ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल वेट होगा, ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल वेट होगा, है ना, उसमें से माइनस कर देंगे क्या हम लोग, बाय फोर्स को। समझ गए कि लिक्विड जितना, या मैं बोलूंगा लिक्विड व, है ना, लिक्विड व जितना फोर्स लगा रहा है। समझ गए कि लिक्विड जितना फोर्स लगा रहा होगा, लिक्विड नीचे से फोर्स लगा रहा है तो हमें उसका हल्का फील होगा। तो अपेरेंट वेट मतलब हमको जो वेट अब फील हो रहा है एग्जैक्टली, अब मुझे जितना लग रहा है, जैसे एक्चुअल वेट मान लो 10 न्यूटन था, नीचे से लग गया 6 न्यूटन, तो मुझे अब कितना फील होगा, 4 न्यूटन। कैसे निकाला तुमने, तो जो अब उठाने के लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ता है, 10 न्यूटन में बोनस का मतलब क्या हो गया कि उस ऑब्जेक्ट का वेट मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और पानी ने लगा दिया 6 न्यूटन का, तो मुझे अब कितना लगाना पड़ेगा, 4 ही न्यूटन ना। तो अपेरेंट वेट कितना होगा उसका, 4 न्यूटन। समझ गए। चलो मैं मार्कर को थोड़ा सा जवान कर लूं, बेचारा मोटा हो गया मेरी तरह, खास रहा है ये भी। चलो देखो, तो सर यहाँ तक तो चीजें समझ में आई हैं, थोड़ा सा आपको शुरुआत करा दो तो मजा आ जाएगा, है ना। चलो करते, चलो देखो, जैसे मान लो बच्चा, आपसे मैंने कहा, ठीक है, कंडीशन में रखता हूँ कि इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर अपन करते हैं। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल तो बहुत बनते हैं यार, और न्यूमेरिकल इसीलिए बनाया जाता है ताकि तुम फंसो, और जब फंसोगे तो सीखोगे। नहीं बनेगा यार, व्हाट्सअप कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, आई स्वेयर, मैं एकदम कर दूंगा, टेंशन मत लो तुमको। हाँ थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि जब दुनिया जाग रही होती है तब हम काम कर रहे होते हैं, और जब दुनिया सो रही होती है तब तुम्हारे लिए काम कर रहे होते हैं। चलो देखो कि कुछ बच्चों का भला हो जाए हमारी वजह से। चलो देखो बच्चों,
चलो सिखाएं तुम्हें अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट कि क्या होता है सर अपेरेंट वेट। ठीक, क्या है सर, क्या है। मैंने कहा कि मान लो एक बीकर ले लिया मैंने, फिर से समझ गया, और मैंने इसके अंदर एक 10 kg का एक मान लो स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है लेट अस टेक 7 मीटर। ठीक, और इसका जो मास है, इसका मास मान लो दिया हुआ है 10 kg। क्लियर है, 10 kg का मैंने मास ले लिया है। अच्छा सर, और रेडियस है 7 मीटर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब मैं बोलूं कि बताओ इसका अपेरेंट वेट क्या होगा, पानी में अपन लोगों को इसका वेट कितना फील होगा, अपेरेंट वेट। चलो इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा आसान हो जाए। 100 kg ले लिया मैंने, ठीक है, 100 किलो का 60 मीटर रेडियस वाला पानी के अंदर रख दिया मैंने, भाई साहब समझ रहे हो। तो सर अब मुझे उसका वेट कितना, अगर अभी मुझे उसका वेट कितना होगा एक्चुअल में, अगर 100 kg का मास है बच्चा इंटू जी 10 कर दो तो कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। एक्चुअल वेट उसका कितना है, तो सर 1000 न्यूटन। अच्छा, तो अपेरेंट वेट अगर मुझे निकालना है तो एक्चुअल वेट में से अपन किसको माइनस कर देंगे, माइनस फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। लिक्विड जितना फोर्स लगा रहा है, समझ गए सर। अब क्या करें, तो जो एक्चुअल वेट है इसमें से माइनस करना पड़ेगा अपन लोगों को फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। ठीक, दिख नहीं रहा बट मैं बोल रहा हूं तो उससे लिख लो। तो एक्चुअल वेट तो बच्चा अगर मैं बोलूं तो 100 kg का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो मास इंटू 10 कर देंगे, माइनस, अब इसमें दिमाग लगाते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड कितना होगा। तो बच्चा लिक्विड, मान लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है ये आपको लगभग दी हुई है, मान लो 10⁻²⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ ये लिक्विड है। ठीक, तो बड़ा सिंपल है ना, मेहनत क्या रह गया। अपन लोगों ने तो आर्गुमेंट से सीख रखा है ना कि ये जो लिक्विड है ये कितना फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, कैसे निकालना बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बच्चा ये किसके बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, समझ गए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकालेंगे अपन, 4/3, पाई की जगह बच्चा मैं क्या लिख दूं 22/7 और रेडियस 7 × 7 × 7, समझ गए। 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक, इसको जब अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस लिक्विड का। अच्छा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू बच्चा होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, समझ गए। तो मेरे पास डेंसिटी कितना दिया 10⁻², तो 10⁻² इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चे, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, 4/3 × 22 × 7 7 जा 49। तो ये करेंगे बच्चा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, दिस इज अ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, समझ गए। तो एक बार मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड पता चल गया तो इनटू अपन 10 कर देंगे तो वेट निकल जाएगा। तो यहां से जो वेट आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो मुझे अब पता चल जाएगा कि मुझे एक्चुअल कितना वेट फील हो रहा होगा। समझ गए बच्चे अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब भी आपसे अपेरेंट वेट पूछेगा तो उस केस में आपको पक्का उसने क्या दे रखा होगा, आपको मास किसका मास, आपको इस ऑब्जेक्ट का मास उसने दे रखा होगा। नहीं दिया होगा सर तब क्या करें, चलो देखो, मान लो आपसे ऐसे कंडीशन अगर उसने दे दिया, अब मैं लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स भी डाल दिया करूंगा थोड़े ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। पता है मैं लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स थोड़े कम डालता हूँ, थोड़े कम क्या, लास्ट में तो मैंने सोचा जल्दी से खत्म करते इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स थोड़े कम डाले, बट थ्योरेटिकल पार्ट अगर मेरे कर डालोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो स्फीयर है, फिर से ठीक है, आपको दे दिया इसकी डेंसिटी मान लो 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, एक स्फीयर दे दिया, इसका डेंसिटी कितना है और इसका रेडियस मान लो फिर से 7 मीटर दे दिया, और आपको बोला है कि ये रहा एक लिक्विड, मतलब लिक्विड है जो कि ऐसे पूरा भरा हुआ है, और बच्चा इसकी जो डेंसिटी है वो दी हुई है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया और ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आपको ऐसे दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब सर क्या करेंगे, अब मेरे से फिर से उसने पूछ दिया चलो भाई अपेरेंट वेट निकालो, तो हमें फिर से पता है कि सर एक्चुअल वेट है ना, एक्चुअल वेट माइनस क्या बच्चा, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। तो अभी एक्चुअल वेट क्या होगा,
तो आपको अच्छी तरह पता है सर एक्चुअल वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, m इंटू जी। तो बेटा आपको डेंसिटी दिया हुआ है, बेटा इधर देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो एक बात बताओ मुझे, ये वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो सर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहां से अपन वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा सॉरी मुझे डेंसिटी पता है, एक मिनट सॉरी। तो मास इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, ये मास मैं किसका निकाल रहा हूँ, सॉलिड का। तो सॉलिड का मास क्यों निकाल रहा हूँ बेटा, सॉलिड का जब तक मास नहीं निकलेगा तब तक अपन इनटू जी करके वेट नहीं निकाल पाएंगे ना, इसीलिए मुझे मास ऑफ सॉलिड निकालना पड़ रहा है। तो अगर मुझे मास ऑफ सॉलिड निकालना है तो मुझे डेंसिटी किसका लेना पड़ेगा, लिक्विड का कि सॉलिड का। तो ऑब्वियसली सर आपको सॉलिड का डेंसिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि मास में किसका निकालना चाहता हूँ, इसका मास निकालना चाहता हूँ। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड मान लो मुझे दिया हुआ है 10 टू द पावर 2, और वॉल्यूम बेटा अगर स्फेरिकल शेप है तो वॉल्यूम के लिए फिर से 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। समझ गए। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉलिड। अब बताओ वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड के बच्चा क्या करेंगे, जो भी आंसर है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा। समझ गए, दिख रहा है इधर, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको इंटू किससे कर देंगे, जी से, mg, क्योंकि mg क्या होता है, वेट होता है। तो इस तरीके से एक्चुअल वेट तो निकल गया। अब क्या रहेगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। अब तो रटा गया सर, आपने इसको नीचे डुबो दिया है, तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही वाटर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड होगा। तो एक बार मुझे वॉल्यूम पता चल गया डिस्प्लेस लिक्विड का, तो उसका डेंसिटी दिया हुआ है। अगर उसका डेंसिटी पता है और मुझे वॉल्यूम पता है तो मैं मास निकाल सकता हूँ, फिर से यूज करके मास ऑफ, देखो अगर मैं यहाँ लिखूं मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चा, बोलो, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना, इनटू डेंसिटी किसका बच्चा, अरे लिक्विड का ही तो लेंगे। तो मेरे पास मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड निकल जाएगा, इसको इनटू जी कर देंगे तो इसका वेट निकल जाएगा, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, पक्का। तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग का आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोग को बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट, आप इसको नोट डाउन कर लो एंड लेक्चर्स को थोड़ा सपोर्ट करो, जितना फैला सकते हो फैला दो, ठीक है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और मुझे भी थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होगा जब आप लोग का प्यार दिखता है, तो और मजा आता है पढ़ाने में। अभी बच्चा ये शुरुआत है, ये बस शुरुआत है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं बेसिकली 11-12 को ही पढ़ाता हूँ, बट मैंने सोचा कि 9-10 के भी लेक्चर्स डाल देता हूँ, है ना। तो अगर आप मेरे साथ अभी कनेक्ट हो रहे हो तो आने वाले 4 साल तक आप मेरे से पढ़ सकते हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आप एक ही टीचर के साथ अभी कनेक्ट होगे। आप अगर 9th में पढ़ रहे हो तो 10th में मेरे से पढ़ोगे, 10th के बाद 11th में, 11th के बाद 12th में। सर उसके बाद भी पढ़ाते हो क्या? हाँ, उसके बाद अगर बीटेक वगैरह करने जाओगे तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। बीएससी करने जाओगे तो भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो अपन लोगों ने एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट की कि आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे, ठीक। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है बच्चा एक छोटा सा चीज और है जिसको आप लोग देख लो। मैं यहाँ पे 3 कंडीशन लग रहा हूँ, 3 कंडीशन बना रहा हूँ, सॉरी, एक ही जगह पे। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, है ना। एक ही जगह अपन फिनिश कर देता है। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो मैंने आपको बहुत अच्छा समझा। आप जो मर्जी बोलो पूछ लो, आप लोग आराम से कर लोगे, हंसते हैं ना। राहुल सर ने पढ़ाया, कैसे नहीं आएगा। आगे सुनो, ये सर आप तो घमंडी हो रहे हो। घमंडी नहीं हो रहा, जब मैंने मेहनत की तो होपफुली आपको अच्छे समझ में आया। बाकी अगर कुछ डाउट्स होगा तो मैंने ऑप्शन बता दिया, आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। ओके, सो सर आगे क्या है। मैंने कहा बच्चा कि बच्चा 2 चीजें होगी कि मुझे पता है कि बाउंड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वेट जो कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं तो वेट उसका डाउनवर्ड में लगेगा, ठीक। तो देखो बच्चा यहाँ पे कंडीशन क्या है। मैंने कहा कि मान लो, पहला कंडीशन मैं लेता हूँ कि अगर बाउंड फोर्स जो है वो अगर ज्यादा है किससे, वेट ऑफ अ सब्सटेंस से, मतलब पानी ज्यादा फोर्स लगा दे रहा है। जितना अगर मान लो किसी बॉडी का वेट है 10 न्यूटन और पानी उसमें 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो सर क्या होगा कंडीशन। तो उस केस में आपको ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाई देगा, देख लो थोड़ा सा ऐसे डूबा हुआ सरफेस की तरफ, कुछ ऐसा, ठीक है। एकदम ऊपर नहीं रहता, हल्का नीचे हो ही जाता है, ठीक। ऐसा कब होगा, जब बाउंड फोर्स इज ग्रेटर देन वेट ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, दूसरा, फर्स्ट हो गया। दूसरा, अगर बच्चा बाउंड फोर्स किसके बराबर हो जाए, वेट के बराबर हो जाए, ध्यान रखना, तब ये ऑब्जेक्ट बच्चा यहाँ देखो लिक्विड सरफेस के नीचे आ जाता है, ऊपर में ऐसा,
पूरा डूबेगा नहीं, बट सरफेस लिक्विड सरफेस के अंदर में चला जाएगा। समझ गए? तीसरा 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 सर, ये बहुत सिंपल सा है, अगर बाइंड फोर्स लेस हो जाए वेट से तो ये ससुरा यहाँ चला जाए। समझ गए? ये किसका कंडीशन हो गया? जब बाइंड फोर्स लेस देन वेट, ये हो गया जब बाइंड फोर्स इक्वल टू वेट, और ये इसका, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। ठीक, कोई बड़ी चीज नहीं थी। अच्छा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है बच्चा, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक, इसको अपन लोग थोड़ा सा समझते हैं कि सर रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। ठीक, इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं? देखो रिलेटिव डेंसिटी, अब रिलेट करके बताया इसको, ये होता है बच्चा डेंसिटी ऑफ अ substance divided by density of a water at 4 degree Celsius temperature। समझ गए? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एंड ये जो रिलेटिव डेंसिटी होता है बच्चा, ये यूनिट लेस क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है? यूनिट लेस क्वांटिटी। अब आप बोलोगे सर ये यूनिट लेस क्यों है? बच्चा ये रेशियो है ना दो डेंसिटी के बीच में। मान लो अगर सब्सटेंस की डेंसिटी अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है तो इसकी भी तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी, तो ये तो कट जाएगा, ये तो रेशियो निकलेगा ना। समझ गए? ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जब अपन रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे होते हैं ना, तो उस केस में हम लोग जो सब्सटेंस का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम हम लोग लिक्विड का भी लेंगे, दोनों का वॉल्यूम सेम रख के तब रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करें। ये छोटी सी बात बट मोटी सी है, इसको ध्यान में रखना कि कभी भी आप लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालते हो, है ना, और डिफाइन भी ऐसे किया जाता है। मैं अगर आपको बताऊं ना बच्चा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन? मास अपॉन वॉल्यूम। समझ रहे हो? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर अपन डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दें तो मास बाई वॉल्यूम, और इसके लिए भी क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम सेम रखते हैं तब ही ऐसे करके मास मास के बीच का रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है वॉल्यूम दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बोथ, दैट इज सब्सटेंस एंड वाटर, दोनों का सेम होना चाहिए। समझ गए? दिख नहीं रहा है तो अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। लिख लिया? लिख लो लिख लो लिख लो, पॉज करके लिख लेना। चलो ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा फील के लिए अगर समझाना चाहूँ, तो मान लो अगर किसी ने लिखा है कि रिलेटिव डेंसिटी गोल्ड का है मान लो 10.2, मान लो अगर ऐसा आपको दिया हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी गोल्ड का मुझे दिया हुआ है 10.2, तो सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि मान लो अगर मैं जितना वॉल्यूम मैंने वाटर का लिया और जितना वॉल्यूम मैंने गोल्ड का लिया, ठीक है, जितना वाटर का उतना गोल्ड का, दोनों का वॉल्यूम सेम रखा है, ठीक, और जब मैं उनकी रेशियो को निकाला तो आंसर आया 10.2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गोल्ड है वो वाटर से 10.2 टाइम्स हेवियर है वॉल्यूम को सेम रखते हुए। क्या क्या मैंने बोला? अगर मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा रिलेटिव डेंसिटी 10 है, ठीक है, इसका मतलब पता क्या हुआ कि मैं वाटर से 10 गुना हेवियर हूँ, वॉल्यूम को सेम रखा है। देखो ना, मास नहीं है, क्या हो रहा है यहाँ पे? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन, इधर देखो आज डेंसिटी इज इक्वल टू, ये देखो मास अपॉन वॉल्यूम, इसके देखो दोनों के लिए मास अपॉन वॉल्यूम रखेंगे तो वॉल्यूम सेम है तो कट जाएगा। तो अगर आंसर 10 आ रहा है, जैसे मान लो पानी का मास अपन 1 ले लेते हैं और मेरा मास अगर 10 लेते हो तो डिवाइड करोगे तो 10 आएगा ना, तो मेरा मास 10 गुना ज्यादा हो गया ना। तो हेवियर अगर वेट वाइज भी देखा जाओगे तो m इंटू जी करोगे तो 1 इंटू जी आएगा, 10 इंटू जी बेटा 10g आ जाएगा। तो मैं अगर टाइम्स देखूँ तो मैं उससे 10 गुना नहीं हेवियर हो गया। समझ गए? तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा फ्लूइड। तो आपको मुझे लगता है यहाँ तक में सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको आर्किमिडीज समझ में आ गया तो अब कुछ नहीं रह गया। जो शिप वगैरह होती है वो इसी प्रिंसिपल पे ही काम करती है बेटा। हम लोग देखते हैं शिप इतनी बड़ी बड़ी होती है तो उसको इतना ज्यादा फोर्स कैसे मिलता है? इतना बड़ा बड़ा स्टील का रहता है, वो डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर देता है। समझ रहे हो? अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर 4 मंजिला शिप है तो उसका 2 मंजिला तो पानी के अंदर होता है, तो जब वो जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा उतना ही ज्यादा उसके ऊपर बॉइंट फोर्स लगेगा, इसीलिए बड़ी बड़ी शिप जो होती है वो डूबती नहीं है।
अब अगर मैं पिन की बात करूं, है ना, कि एक पिन होता है वो पानी में डूब जाता है, सर शिप क्यों नहीं डूबता है? तो जो पिन होता है बच्चा कितना छोटा सा रहता है कि नहीं, और उसके डूबने का कारण क्या होता है? तो उसके डूबने का कारण तो बेटा कितना पतला सा पिन है, वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा यार, समझ रहे? छोटा सा पिन कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? तो सर बहुत वाटर कम डिस्प्लेस करेगा। तो अगर बहुत कम वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर बॉइंट फोर्स भी तो बहुत कम लग रहा है, समझ गए? तो इसका जो बॉइंट फोर्स है वो बहुत कम है, इसीलिए पिन अंदर डूब जाती है, समझ गए? इजी था। अब बोलोगे सर एक प्लास्टिक बॉल नहीं डूबती है, मैंने कहा बच्चा उसका बाइंड फोर्स जो होगा, मतलब बाइंड फोर्स जो वो जितना वाटर डिस्प्लेस करता है, मतलब जितना वाटर वो डिस्प्लेस करता है और उतना ही, और जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उसके वेट के बराबर बाइंड फोर्स लगता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जितना वेट उस प्लास्टिक बॉल का नीचे वेट लग रहा है और जितना बाइंड फोर्स लग रहा है, तो वहां पे बाइंड फोर्स जीत जा रहा है। तो देखो यहाँ खेल है, वेट और बाइंसी के बीच में एक गेम चल रहा है, जो जीतेगा वो डोमिनेटिंग होगा, बायंसी जीत जाएगा तो डूबने नहीं देगा, और बायंसी हार जाएगा तो वो चीज डूब जाएगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब का यही रिजल्ट है। समझ में आ गया? तो होपफुली आप लोगों को लेक्चर बहुत मजा आया होगा, और ऐसे ही मन लगा के बच्चों पढ़ते रहो और ऐसे ही अपना प्यार देते रहो। हमें बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में भी, और होपफुली आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत 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 अच्छा लग रहा होगा। तो अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए। जय हिंद।